क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? अब ये क्वेश्चन जो है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन के किस लेवल से दिया गया है? ऑप्शन है समावेशन, लागू करना, विश्लेषण और मूल्यांकन। जो इसका सही आंसर है वो है समावेशन। जी हाँ, समावेशन को हम संश्लेषण या कॉम्प्रिहेंडिंग भी बोल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है, ये संज्ञानात्मक डोमेन के समावेशन चरण से लिया गया है या उससे संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है प्रभावी डोमेन में यानी इफेक्टिव डोमेन में डैश डैश के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। संक्षिप्त ज्ञान का मतलब समझ लीजिए पहले। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बनाया जाता है, इसमें पूछा है। ऑप्शन है अंकन, दूसरा है आयोजन, तीसरा है निरूपण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इफेक्टिव डोमेन के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया जाता, बल्कि यहाँ पे उद्देश्यों की चर्चा की गई है और उद्देश्य बनाए जाते हैं ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, शिक्षक की जो भूमिका होती है, शिक्षक का जो रोल होता है स्कूल में, वो किस तरह का होता है? ऑप्शन है नेता, मूल्यांकक, प्रशिक्षक, उपरोक्त सभी। अब देखिए एनसीएफ ने एक बात कही है कि जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो एक सुविधादाता की होनी चाहिए, बट ऑप्शन में हमारे सुविधादाता मिला नहीं। और हम कैसे समझें कि सुविधादाता क्या है? तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है, जहाँ पे फैसिलिटेटर लिखा हो वो आपको उसे में टिक लगाना है। फिलहाल प्रशिक्षक यहाँ पे सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे और पूछा गया है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रतिशत डैश डैश होना चाहिए। मतलब एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कह रहा है कि अगर कोई आप एग्जाम लेते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं, तो उसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 5 to 10%, 25 to 40%, 70 to 80% या उपरोक्त सभी रख सकते हैं आप। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है 25 to 40%। एनसीएफ इसी चीज की संस्तुति करता है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का यही वेटेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग की खोज डैश डैश द्वारा की गई। आपके ऑप्शन है लियोलॉग, रीड हेस्टिंग, स्टीव सम्पटन और चौथा है ड्वाइट एलन। इसका जो सही आंसर है वो तो है ड्वाइट एलन। ड्वाइट एलन ने 1963 में ये माइक्रो टीचिंग की खोज की थी। अगर बात आ जाए कि भारत में इसका श्रेय किसे जाता है, तो डीडी तिवारी का नाम याद रखिएगा। 1967 के अराउंड इन्होंने माइक्रो टीचिंग का प्रयोग भारत में किया था। अब माइक्रो टीचिंग होती क्या है? एक्चुअल में इसके द्वारा जो होता है वो टीचर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जाता है। मतलब यहाँ पे स्केल डाउन, अच्छा इस माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, कम स्टूडेंट, कम टाइम और टीचर के बिहेवियर में मॉडिफाई करना, तो ये इसका उद्देश्य होता है। अब देखते हैं, एक चक्र के रूप में चलता है। इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है टीचिंग जो होता है 6 मिनट का। इसके बाद होता है फीडबैक जो होता है 6 मिनट का। इसके बाद क्या होता है, री लेसन प्लान मतलब जो 12 मिनट का होता है। री टीचिंग 6 मिनट और री फीडबैक 6 मिनट। तो री लेसन प्लान में 12 मिनट लगते हैं। इस तरह से कुल मिला के आप समझिए कि 36 मिनट का ये पूरा साइकिल होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि माइक्रो टीचिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, तो आपको टीचिंग नहीं बताना है बल्कि लेसन प्लान बताना है, क्योंकि बिना लेसन प्लान या बिना प्लान के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। लेसन प्लान में टाइम काउंट नहीं होता है, इसलिए साइकिल में नहीं दिखाया गया है, लेकिन शुरुआत लेसन प्लान से होती है। तो माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप होता है लेसन प्लान, लेकिन टोटल स्टेप कितने होते हैं? 5 स्टेप, जैसा कि आप देख भी चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, आईक्यू स्तर मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट लेवल जो पठन रोगों को बुद्धिमत्ता की कमी से अलग करता है। अब वह आईक्यू लेवल आपको बताना है जो पठन रोगों को बुद्धिमत्ता की कमी से अलग करता है। आपके ऑप्शन है 50, 70, 80 और 100। इसका जो सही आंसर है वह है 70। ये आईक्यू लेवल 70 जो है
मतलब इससे ऊपर वाले जो हैं वो सामान्य या फिर मतलब जिनको पढ़ाया जा सकता है, जिनको कहीं ना कहीं मतलब शिक्षण कराया जा सकता है। लेकिन 70 से नीचे वाले जो हैं उन्हें फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो इस तरह से 70 IQ लेवल जो है बुद्धिमत्ता और पठन रोगों को अलग करता है, ये आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसमें बोला गया है किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है व्याख्यान, समूह चर्चा, विद्यार्थी वाद विवाद और पाठन द्वारा पठन। अब देखिए, व्याख्यान मतलब लेक्चर, इसमें क्या होता है? क्या विद्यार्थी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, वो व्याख्यान दिए जाता है और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो एक मूक दर्शक बनकर के बैठे रहते हैं। समूह चर्चा में विद्यार्थी एक्टिव होता है, वाद विवाद में भी विद्यार्थी एक्टिव होता है। पाठन द्वारा पठन मतलब लर्निंग बाय टीचिंग में भी विद्यार्थी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो व्याख्यान सही होगा, जिसमें प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी का चरण डैश डैश वर्ष के में दौरान हुआ। कुल मिला के हमें यह बताना है कि उद्योग बनाम हीनता, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 4 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष और 2 से 4 वर्ष, इनमें कब घटित होता है उद्योग बनाम हीनता। तो जान लेना थोड़ी सी आवश्यक है एरिक एरिक्सन के बारे में। इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताई। इन्हें फादर ऑफ ईगो साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मतलब अहम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। रोल कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, अहम पहचान महत्वपूर्ण है इनके बारे में। अगर एरिक्सन की बात आ जाए, जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहा जाता है इनके सिद्धांत को। अब देखिए, इन्होंने जो 8 स्टेजेस बताई, वो सबसे पहली स्टेज कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास, मतलब 0 से 1 वर्ष तक चलती है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। अब दूसरी स्टेज जो है स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, 1 से 3 वर्ष तक चलती है, सेकेंड स्टेज है। तीसरी स्टेज है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड है, 3 से 5 वर्ष तक चलता है, थर्ड स्टेज है। आगे बढ़ते हैं परिश्रम बनाम हीनता में, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये 6 से 12 वर्ष चलती है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम 5 से 12 इसे सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है, चौथी स्टेज है। पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जो कि 5th स्टेज है। और 5th स्टेज होने के साथ साथ किशोरावस्था का टाइम पीरियड है, 12 से 18 वर्ष चलती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, छठवीं स्टेज है। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, 7वीं स्टेज है। और संपूर्णता बनाम निराशा जो है 8वीं स्टेज है। तो इस तरह से आपको 8 स्टेज याद रखनी है, टाइम पीरियड याद रखना है। अर्ली चाइल्डहुड और किशोरावस्था कह दें, एडोलसेंस कह दें, या लेटर चाइल्डहुड कौन सा है, इन्फेंसी कौन सा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है कि संक्षिप्त विचार अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सामान्यतः डैश डैश में आरंभ होते हैं। पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा पियाजे जी के बारे में भी। पियाजे की बात करें अगर, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। अब 4 अवस्थाओं में कौन सी महत्वपूर्ण है कौन सी नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, मतलब जिसे सेंसरी मोटर बोल देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इनका टाइम पीरियड भी जान लेना जरूरी है। अब टाइम पीरियड की अगर बात करें हम, तो संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। इसके बाद अगर बात करें मूर्त ऑपरेशनल माफ कीजिएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है यानी औपचारिक संक्रियात्मक, वो 11 वर्ष से ऊपर होती है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आपकी आती है, अमूर्त सोच जो आपकी आती है, अमूर्त चिंतन के विचार जो आपके आते हैं, वो चौथी स्टेज मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। तो आपका यह ऑप्शन या आंसर क्लियर होता है, चौथा इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, और इसमें कहा गया है, देखिए ये भी एरिक्सन के सिद्धांत से ही है। माला की माताजी एक जिम्मेदार अभिभावक हैं जो माला की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती हैं। माला एक शिशु है। अब एरिक्सन के अनुसार माला के डैश डैश की संभावना है।
विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की, कुछ पठन बाधाओं का अनुभव करने की, तीसरा है अपने सगे भाई से लगाव बनाने में कठिनाई, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। एरिक्सन का जो सिद्धांत उसमें पहला स्टेज जो है या पहली अवस्था जो है उसमें बताया गया है विश्वास बनाम अविश्वास। अगर बच्चा विश्वास प्राप्त कर लेता है तो जीवन भर वो सबके ऊपर विश्वास करेगा। तो इसलिए अगर माला की माता जी जिम्मेदार अभिभावक हैं, माला की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखती हैं, तो उसमें क्या होगा, जीवन पर्यंत विश्वास का एक दृष्टिकोण विकसित करने की योग्यता विकसित हो जाएगी, मतलब वो विश्वास बना के रख सकेगी। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है, एक सांख्यिकी माप वह सीमा दर्शाता है जिसमें एक कारक यानी एक फैक्टर में परिवर्तन के साथ दूसरे में भी परिवर्तन होता है। आपका पहला ऑप्शन है मानक विचलन, आपका दूसरा ऑप्शन है अंतर संबंध गुणांक, थर्ड है चतुर्थक विचलन और चौथा है श्रेणी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है अंतर संबंध गुणांक। हाँ, अंतर संबंध गुणांक ही वह सांख्यिकी माप है जिसमें परिवर्तन के साथ अगर एक में परिवर्तन हो तो दूसरे कारक में भी परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक सममित आवंटन में दो मानक विचलन लगभग डैश डैश प्रतिशत मध्य को आच्छादित करता है। आपके ऑप्शन है 68, 78, 95 या 98। तो इसका जो सही आंसर है वह है 95। मतलब दो मानक विचलन लगभग एक सममित आवंटन में दो मानक विचलन लगभग 95% मध्य को आच्छादित कर लेते हैं और यही इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वाइगोत्स्की से यह क्वेश्चन लिया गया है और वाइगोत्स्की के जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब समीपस्थ विकास के क्षेत्र से है। उदाहरण पूछा है कि वाइगोत्स्की के क्षेत्र के निकटस्थ विकास का उदाहरण है। अब देखिए होता क्या है, पहला ऑप्शन दिया है, देखिए एक शिक्षक उपहृत का मतलब होता है गिफ्टेड मतलब विलक्षण विद्यार्थी को बताता है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाएं ताकि वह और बेहतर कर सके, मतलब यहाँ पे इसके फोल्ड किया जा रहा है उसे। आगे अपने अधिक उपहृत मित्रों की सहायता से मतलब गिफ्टेड मित्रों की सहायता से कम सक्षम बच्चे विकसित हो रहे हैं, मतलब एमकेओ की प्रक्रिया यानी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा यहाँ पे इसका फोल्ड किया जा रहा है। तीसरा, ऐसा गृहकार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप तो नहीं कर सकता परंतु शिक्षक की सहायता लेकर कर सकता है, तो यहाँ पे भी इसका फोल्ड किया जा रहा है। मतलब तीनों में भी जेडपीडी की अवधारणा लागू होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला, उपरोक्त सभी। और सभी जो हैं वो जेडपीडी के या समीपस्थ विकास के क्षेत्र के उदाहरण हैं। मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह होता है जहां पे विद्यार्थी खुद तो कुछ नहीं कर सकता बट दूसरे की मदद से वो अपना विकास वहां तक कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि सुदृढ़ीकरण का एक प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमेशा दो तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं, एक पॉजिटिव वे में और दूसरा उसी को घुमा करके। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कौन सी तेजी गति उत्पन्न करता है बल्कि ये पूछा है विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। ऑप्शन है निरंतर सुदृढ़ीकरण, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण और चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इस इमेज में देखने की कोशिश करते हैं कि आप जब वेरिएबल रेशियो मतलब वेरिएबल रेशियो में देखेंगे वहां पे एक सीधी लाइन बनी हुई है जिसमें स्पीड बताया गया है। अब वो स्पीड बताई गई है मतलब रीइंफोर्समेंट देने से कोई भी चीज बढ़ रही है, मतलब घटने की या कमी की सबसे धीमी रेट वहीं पे है। तो दो तरह से चीजें पूछी जाती हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्वों के स्वरूप अनुसार समूह में रखना चाहिए, तत्वों को स्वरूप अनुसार समूह में रखना चाहिए और यह डैश डैश का सिद्धांत है। ऑप्शन है सामीप्य, समानता, सादगी और समापन। तो इसका जो सही आंसर है वो सामीप्य, मतलब अगर तत्वों को स्वरूप अनुसार समूह में रखते हैं तो यह प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 कह रहा है व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि यह समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, विद्यार्थियों में उच्च अभिज्ञता होती है, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट होता है या उपरोक्त सभी। अब देखिए समस्या सुलझाने को सुगम तो नहीं बना सकता है व्याख्यान और ना ही हम ये डिसाइड कर सकते कि विद्यार्थियों में उच्च अभिग्रहता होती है। तो इसका जो सही आंसर है
वो थर्ड नंबर है कि अगर कम समय है आपके पास तो आप ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम में हाईएस्ट रीच मिल सकती है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 है एक्चुअल में, और इसमें कहा गया है कि व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण दूर किए जा सकते हैं। ऑप्शन है व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, दृश्य शब्द उपादानों का प्रयोग करके और विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। अगर देखिए व्याख्यान की अवधि बढ़ाएंगे, पहले ऑप्शन पे अगर हम डिस्कस करें तो अगर अवधि बढ़ाएंगे तो व्याख्यान नीरस हो जाएगा, स्टूडेंट इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह से खत्म है। अगर विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो एक जरिया हो सकता है कि व्याख्यान विधि का अवगुण दूर हो जाए। दृश्य श्रव्य उपादानों का प्रयोग करके भी इसके अवगुण दूर किए जा सकते हैं, और विद्यार्थी अनुशासन अगर सुनिश्चित किया जाए तो भी इसके अवगुण दूर किए जा सकते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा वो 2, 3 एंड 4 मतलब बी, सी एंड डी सही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा अधिगम का मतलब लर्निंग का एक लक्षण नहीं है। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आजीवन प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्षतः विचार योग्य है, मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। इसे अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अधिगम और सुदृढ़ बनता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम का एक लक्षण नहीं है पूछा है हमसे, तो देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह आजीवन प्रक्रिया है। अगर आप कोई चीज अधिगम करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया जा सकता है। अब देखिए अब अवलोकन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, तो हम इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। और अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम सही मानेंगे। सो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, कक्षा में भौतिक वस्तुओं का वर्गीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना डैश डैश की एक विशेषता है। अगर कक्षा में भौतिक वस्तुओं का वर्गीकरण आप करते हैं उनके लक्षणों के आधार पर, तो किसकी एक विशेषता होगी। भेद द्वारा पठन मतलब लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन, सिद्धांतों का पठन मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग, थ्योरी लर्निंग, संकल्पना पठन मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग, चलता अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट होगा भेद द्वारा पठन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, और पूछा गया है किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहां खोले गए। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और जनरली आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। किंडरगार्टन स्कूल यानी केजी स्कूल की बात करें तो सबसे पहले ये जर्मनी में खोले गए थे। और किंडरगार्टन स्कूल की विशेषता है कि इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, इसमें खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो ये प्रभावी होती है। आगे बढ़ते हैं, एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात की गई है, मानक परीक्षण की बात की गई है, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन और प्रायोजित, दूसरा है वैधता और मूल्यांकन, तीसरा है विस्तृतता, मूल्यांकन और व्यवहार्यता, चौथा है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता। इसका जो हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका जो हमें सही आंसर मिल रहा है वो है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता, क्योंकि किसी भी मानक परीक्षण में ये तीनों चीजें, ये तीनों गुण अवश्य होने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति डैश डैश द्वारा सबसे अच्छी तरह से परीक्षण की जा सकती है। मतलब विद्यार्थी की अगर राइटिंग स्किल आप देखना चाहते हैं और वो अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, उसकी पावर देखना चाहते हैं, उसकी शक्ति देखना चाहते हैं, तो किस तरह से परीक्षण किया जाए। कक्षा में मौखिक प्रश्न उत्तर दे करके, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाले मानकीकृत परीक्षण, या विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण, या उपरोक्त सभी। देखिए आजकल के एग्जाम में जो एक ट्रेंड चला है उपयुक्त सभी देने का, 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपको जनरली उपयुक्त सभी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि उपरोक्त सभी देख करके आंसर में टिक कर दिया जाता है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग माने थर्ड वाला जो होगा, विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण के माध्यम से आप लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति को चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली डैश डैश के द्वारा विकसित की गई थी। अब बात यहाँ पे डाल्टन प्रणाली की बात आती है, तो डाल्टन प्रणाली की जब भी बात आए तो कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट का नाम आपको याद रखना है। और डाल्टन प्रणाली की खोज ही ऑप्शन में आपको देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें जॉन डाल्टन भी लिखा मिल जाएगा, और बहुत से लोग जिन्हें ये पता नहीं होता है वो जॉन डाल्टन को ही मान देते हैं, मतलब मान लेते हैं और उसमें टिक लगा देते हैं। बट कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्रणाली खोजी थी। एक बेहतर क्वेश्चन है हमारे पास,
अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है, मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड के लिए कौन सा सत्य नहीं है। पहला है स्व अनुभव द्वारा सीखना, दूसरा है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, तीसरा है समस्या समाधान शामिल करता है, और चौथा है विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर यह उपयोगी नहीं है। ठीक है, अब बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ यही है कि ये शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है, बाकी सब सही है। आगे बात की गई है शिक्षा की अनुमानी विधि, माने वही ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बात की गई है कि किसके द्वारा विकसित की गई, डेकर के द्वारा, आर्मस्ट्रांग के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा या मोनरो के द्वारा। आपको दो नाम ऐसे दे दिए जाएंगे जो आप जानते हो, दो नाम ऐसे दे दिए जाएंगे जो बिल्कुल नए हो। इसका जो सही आंसर है वो आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुमानी विधि की खोज इन्होंने ही की थी। अब बात करते हैं आगे, और पूछा गया है व्याकरण पढ़ाने की प्रेरक विधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब हिंदी मीडियम में तो हमें बहुत ज्यादा लगता है कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिए हों, इंग्लिश पढ़ने से बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमसे बनेगा ही नहीं। बट असली रीजन क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश में देखते हैं ट्रांसलेशन इसका, तो आपको कुछ चीजें अलग से मिलेंगी। अब यहाँ पे प्रेरक विधि हो सकता है आपने कभी देखी ना हो कि प्रेरक विधि है क्या, बट इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें लिखा इंडक्टिव मेथड, और इंडक्टिव मेथड को हम क्या बोलते हैं, आगमन विधि। इसका जो सही आंसर है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ये विद्यार्थी केंद्रित है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये उसके बारे में सही है, इंडक्टिव मेथड के बारे में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि गणित पढ़ाने में गृह कार्य देना यानी होमवर्क देना महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है, उसका जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कारण है वो क्यों है, वो क्या है, हमें ऑप्शन देख करके और सही आंसर बताना है। विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखना है, विद्यालय में अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, या स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है, या अभिभावकों के शामिल होने को बढ़ाने के लिए। हम क्यों गृह कार्य देना चाहिए हम शिक्षकों को, तो इसका जो सही आंसर है, अगर हमें विद्यार्थियों में स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना है तो उन्हें होमवर्क देना चाहिए, और होमवर्क भी उनके रुचि आयु के अनुसार देना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और ये सिर्फ गणित के लिए यह लागू नहीं होता, बल्कि सभी विषयों के लिए लागू होता है, बट यहाँ पे गणित का नाम लिया गया, बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमत्ता सिद्धांत द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, कोहलर के द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या पैवलव के द्वारा। इसका जो सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये दिया गया था सन 1983 मतलब 1983 में इन्होंने इसकी बात की थी, और 7 मूल प्रकार बुद्धि के बताए थे। अब देखिए कौन कौन से थे वो मूल 7 प्रकार। पहला है भाषाई बुद्धि मतलब लिंग्विस्टिक, तार्किक गणितीय मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल, स्थानिक मतलब स्पेशियल, शारीरिक गति मतलब बॉडली काइनेस्थेटिक, सांगीतिक मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिर एक इंट्रापर्सनल है और एक इंटरपर्सनल है मतलब अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। इसके बाद अगर 1998 सन की बात करें तो इसमें इंटेलिजेंस का एक 8th टाइप जोड़ा गया, 8वां प्रकार जोड़ा गया जिसका नाम है प्रकृतिवादी, और सन 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं अस्तित्ववादी। लेकिन एनसीईआरटी मानती है कि इन्होंने 8 प्रकार ही दिए और प्रकृतिवादी तक ही सही है, अस्तित्ववादी को अभी हम हटा देते हैं। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 29 की ओर, तो इसमें क्या कहा गया है कि आईक्यू प्राप्तांकों के साथ शैक्षिक निष्पादन का जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, वो कैसा है, निम्न है मतलब लो है, या मध्यम है यानी मीडियम है, उच्च है मतलब हाई है, या बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो उच्च है, क्योंकि आईक्यू प्राप्तांक के साथ शैक्षिक निष्पादन का जो अंतर संबंध है वो उच्च है, क्योंकि जिसका आईक्यू बेहतर होगा उसका शैक्षिक निष्पादन भी बेहतर ही होता है, मतलब एजुकेशनल या एकेडमिक परफॉर्मेंस कह सकते हैं वो बेहतर होता है। प्रश्न क्रमांक 30 स्क्रीन पर है, देखते हैं निम्न में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित ज्ञान का एक प्रकार नहीं है। अब पियाजे ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए, उनमें से कौन सा एक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो भाषाविद मतलब लिंग्विस्टिक सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं और ये 3 प्रकार ही पियाजे ने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और बोला गया है बीएफ स्किनर डैश डैश से जुड़े हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत से, श्रेणी अनुकूलन से, चलता अनुकूलन से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बीएफ स्किनर मतलब बुरहास फ्रेडरिक स्किनर की बात की जाती है अगर, तो इनको किससे जुड़ा माना जाता है, चलता अनुकूलन से। अब चलता अनुकूलन की अगर हम बात करें तो चलता अनुकूलन को आप क्या बोल देते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोल देते हैं, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी बोल देते हैं। तो बीएफ स्किनर या बुरहास फ्रेडरिक स्किनर ये चलता अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़े हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 32 की ओर और देखते हैं क्या कहा गया है। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपने बताया है कि एनसीएफ
एनसीएफ क्या मानता है। अब देखिए, बात अगर करें सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण की, तो वो भी मानता है कि शिक्षक की भूमिका जो है एक प्रशिक्षक यानी फैसिलिटेटर की है, सुविधादाता की है। अब एनसीएफ का भी मानना वही है, बट कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है कि जो एनसीएफ हमारा है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, वो किस पर आधारित है, संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। और संरचनावादी दृष्टिकोण मानता है कि शिक्षक सुविधादाता है, इसलिए एनसीएफ भी मानता है कि शिक्षक सुविधादाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की ओर, और इसमें बोला गया है कि एक बच्चे की अगर कालानुक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, तो उसका आईक्यू क्या होगा। अब बात करें अगर आईक्यू की, तो उसका आईक्यू होगा 110 मतलब 110। अब इसको देख लेते हैं, 60 माह मतलब 5 वर्ष, 66 माह मतलब 5.5 वर्ष। अब देख लीजिए, इसको अपने हिसाब से लगा लीजिए कि मेंटल एज इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, MA इंटू 100 डिवाइडेड बाय CA, तो इस तरह से आपका 110 निकल जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 34 में कि मौजूदा योजनाओं में नई सूचना को शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्यास मापन, अनुबंधन, अनुकूलन और समायोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एक्चुअल में समायोजन, या जिसे हम समंजन भी बोल देते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही प्यारी चीज बताई गई इसमें, समायोजन हम कब यूज करेंगे, समायोजन में हम कब टिक करेंगे। पियाजे की थ्योरी से लिया गया है और अनुकूलन से ही रिलेटेड है। उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है समायोजन और दूसरा होता है आत्मसात। अब आत्मसात क्या होता है, जब आप किसी चीज को डायरेक्टली अपने माइंड सेट में मतलब बैठा लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बट जब आप परिवर्तन या चेंज की बात आए या मॉडिफिकेशन की बात आए, तो वहां पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, समायोजन। जैसे आप किसी बिल्ली को पहली बार देखते हैं, 4 पैर वाले जानवर को देखते हैं और आपको बता दिया जाए ये बिल्ली है, तो आप उसे बैठा लेते हैं कि बिल्ली है। लेकिन अगली बार जब आप 4 पैर वाले जानवर को देखते हैं, बट ना तो उसकी आवाज बिल्ली जैसी है और ना ही कुछ है, तो आपको लगता है कि ये बिल्ली तो नहीं है, तो क्या होगा। तो आपको जब बताया जाएगा दोबारा वहां पे कि ये बिल्ली नहीं है या कोई और जानवर है, गाय है, बैल है, कुत्ता है, कुछ या भैंस है, क्या चीज बताई जाती है आपको, तो आप अपनी मौजूदा स्कीमा में थोड़ा सा चेंज करेंगे, कि ये बिल्ली से हट के है, मतलब ये दूसरा है, तो उसका स्कीमा में अपने एडजस्टमेंट करेंगे, जो वही चीज कहलाती है समायोजन या समंजन। आज का हमारा 35 नंबर का जो प्रश्न है वह कह रहा है, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेखन योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मॉर्फिया और डिस्कैल्कुलिया ऑप्शन में है। इसका जो सही आंसर है, अगर लेखन अक्षमता की बात आती है तो डिस्ग्राफिया हमारा सही आंसर होता है, जबकि डिसलेक्सिया पठन अक्षमता और डिस्कैल्कुलिया जो हमारा होता है वो गणित से संबंधी यानी गणना विकार कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, डिस्ग्राफिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को अच्छी तरह वर्णित करता है। मतलब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ के अंतर्गत जो होता है वो सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, और यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को अच्छी तरह से कौन सा शब्द वर्णित करता है। ऑप्शन है गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक और असंगठित। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव, जबकि डेवलपमेंट में यानी विकास में हम बात करते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजें शामिल होती हैं। सो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, डिसलेक्सिया का लक्षण है डैश डैश में कठिनाई। अब डिसलेक्सिया का लक्षण है, डिसलेक्सिया है क्या, पठन अक्षमता। अब पठन अक्षमता मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि है ही क्या मेन चीज। अब इसके ऑप्शन क्या है, मूल पाठ समझना, संख्या प्रसंस्करण, संक्षिप्त संकल्पना या लेखन। तो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला है, मतलब मूल पाठ समझना। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इसे बोला गया है। तो डिसलेक्सिया का लक्षण यही है कि मूल पाठ को समझने में आपको कठिनाई हो रही है, आपको वॉज सा दिखाई दे रहा है और सा वॉज दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका या प्रयास है। अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, अब प्रेरित करने के लिए कौन सा प्रयास किया जा सकता है, संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर निर्धारित करना, विलक्षण विद्यार्थियों की प्रशंसा करना व पुरस्कृत करना, बच्चों को स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करने व उनकी प्राप्ति में सहायता करना। आखिरी ऑप्शन है विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। अब देखिए, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो इसमें से दिख रहा है वो थर्ड वाला है,
बच्चों को स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करने व उनकी प्राप्ति में उनकी सहायता करना। तो इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 39 की ओर। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए होता है। तो ऑप्शन है रचनात्मक, असंरचनात्मक, नैदानिक और योगात्मक। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें पठन की कमियों का पता लगाना है कि क्या क्या कमी रह गई है, तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टाइप का जो असेसमेंट है वो यूज किया जाएगा, मतलब नैदानिक इसका सही ऑप्शन और सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण का एक कारक नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन है अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार देना, प्राप्तियों के लिए प्रोत्साहन देना, लक्ष्य प्राप्ति या उससे आगे निकलने के लिए प्रशंसा, या फिर एक विषय या उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट कार्य। अब देखिए अभिप्रेरण मतलब मोटिवेट करना है किसी को, तो उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, एक कारक नहीं हो सकता है, इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एक विषय का उच्च दोहराव अभ्यास निर्दिष्ट कार्य। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और सारी चीजें ठीक लग रही हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ये पिंटनर पीटरसन पैमाना क्या है। ऑप्शन है शाब्दिक परीक्षण मतलब वर्बल टेस्ट, अशाब्दिक परीक्षण या इसे गैर शाब्दिक परीक्षण भी बोला जा सकता है। तीसरा है निष्पादन परीक्षण मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट, अच्छा अशाब्दिक परीक्षण को नॉन वर्बल बोलेंगे। और चौथा है संस्कृति विशिष्ट परीक्षण। अब पिंटनर पीटरसन पैमाने की बात कही गई है तो ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, निष्पादन परीक्षण है, तो ये चीज याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में घुमा के यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर और देखते हैं क्या कहा गया है। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का प्रस्ताव डैश डैश द्वारा दिया गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन है बिनेट, बेबेज, थॉर्नडाइक, स्फीयरमैन। सही आंसर है फोर्थ, स्फीयरमैन ने। जी हाँ, चार्ल्स स्फीयरमैन ने साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक मतलब जी का मतलब जनरल से लगाया जाता है, जी कारक जी फैक्टर का प्रस्ताव रखा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन है दंड थोपना अर्थात दंड देना, दूसरा है नजरअंदाज करना मतलब इग्नोर करना, तीसरा है अभिभावकों को संभालने के लिए कहना मतलब पेरेंट्स को ही कह देना कि आप संभालो अपना बच्चा, और चौथा है कारण पता करना और उपाय उपलब्ध कराने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन देख करके ही समझ आ गया होगा कि इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अगर कोई बच्चा अवांछनीय व्यवहार करता है, अवांछनीय का मतलब ऐसा व्यवहार जो मान्य नहीं है या जो सही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कारण का पता लगाना और उसके लिए क्या समाधान क्या उपाय हो सकते हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर और देखते हैं क्या कहा गया है। विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य है। स्कूल डिसिप्लिन का जो मुख्य टारगेट है, मुख्य एम है, मुख्य लक्ष्य है वो क्या है। विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, दोषियों का पता लगाना ताकि उन्हें उपचारित किया जा सके, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना, या शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो सही आंसर है फर्स्ट है कि अगर विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हैं उससे बढ़ के कुछ नहीं है विद्यालय अनुशासन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। यह भी फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट अगर आपने पहले वीडियो देखा है या मतलब शुरू से देख रहे हैं कंटिन्यूअस, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि नियमित गृह कार्य देने की बात कही गई है तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। और बात करें अगर गृह कार्य की, तो मैंने बोला भी था कि चाहे गणित की बात आए और चाहे किसी और सब्जेक्ट की बात आए, उसका एक ही मतलब होता है कि विद्यार्थियों में सेल्फ स्टडी मतलब स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। फिलहाल इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आप रीड कर लीजिएगा केयरफुली। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन भी है, आप सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या है, कैसा लगा ये वीडियो, आउट ऑफ 50 कितने सही हुए। बात करते हैं नवोदय विद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
बात करेगा नवोदय विद्यालय को स्थापित करने की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो ये जान लें। अब नवोदय विद्यालय की बात जब आती है तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और इसका जो मुख्य लक्ष्य है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। सार्वभौमिक साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, या ग्रामीण युवाओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाना। इसका जो सही आंसर है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, मतलब प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो ये इसका सही उद्देश्य है। स्थापना हुई थी 1986 में। ऑप्शन 47 क्वेश्चन 47 कह रहा है गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालय में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता। देखिए क्वेश्चन कितना डीप में जाके पूछ सकता है, कितनी गहराई में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी बुक उठा के पढ़ लें, कोई भी चीजें पढ़ लें, कोई भी प्रश्नोत्तरी पढ़ लें, आपको फिर ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसका जो सही आंसर है वो है स्थानिक और भाषा संबंधी और तार्किक का सम्मान किया जाता है। यही दो बुद्धि ऐसी हैं जिनका स्कूल में सम्मान किया जाता है, बाकी और किसी का नहीं किया जाता। बात करें सीसीई की, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में निर्माणात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो वेटेज होता है वो कितना होता है। तो मैंने बताया था फॉर्मेटिव का होता है 40, फॉर्मेटिव 40, ये आप याद रखिएगा। तो 40% इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन असेसमेंट के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। अब ये बताना है हमको कि निर्माणात्मक आकलन कह दें आप, मूल्यांकन कह दें, उसके लिए उपयुक्त उपकरण जो नहीं है, समनुदेशन या फिर मौखिक प्रश्न या फिर प्रश्नोत्तरी या फिर सत्र परीक्षा। तो देखिए सत्र परीक्षा यानी टर्म टेस्ट जो होता है वो योगात्मक मूल्यांकन का होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा इसमें। पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और आज के इस वीडियो में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डैश डैश से संबंधित है। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जाए तो सबसे पहले ये जान लें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चला था, कब शुरुआत कब हुई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 टू 88 के अराउंड, मतलब 1987 से 88 के बीच में, ठीक है। ओबीबी इसका कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ देता है कि ओबीबी का फुल फॉर्म बताइए, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ही है। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, दूसरा है सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, तीसरा सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, चौथा है बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने से, मतलब विद्यालय को छोड़ने वाले बच्चों को उनको कम करना, उस दर को कम करना, कहने का तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर है ओबीबी मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, थर्ड ऑप्शन से संबंधित है, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि ये 50 क्वेश्चन आपको मजा आया होगा। जिनमें कॉन्सेप्ट था मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिनमें सिर्फ ऑप्शन देख के ही समझ आ जाता है ऑप्शन डिस्कस किए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ये भी हमारा टारगेट